सर बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका फोकस लिमिटेड है सर। लिमिटेड क्या है कि एक तरफ वो जन्मदाता को देख रहे हैं और एक तरफ वो अन्नदाता को देख रहे हैं। जो जन्म देने वाली मां है उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और जो हम लोगों को भोजन देने वाला किसान है, अन्नदाता है, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ वो भविष्य निर्माता को देख रहे हैं जो हमारा यूथ है, जिसपे कि पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है, और एक तरफ करदाता हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। सर मैं अभी कांग्रेस के अपने सदस्य को सुन रहा था। इस देश में हुआ क्या सर, काफी यहां वो आपने ये कर दिया, आपकी पॉलिसी कॉरपोरेट है, आप गरीबों के लिए नहीं देखते, क्योंकि उनके पास दो कहावत है सर कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल, और दूसरा एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये 75-77 साल की जो ये देश की जर्नी है सर, उसमें तो 10 साल ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ना। 57 साल 60 साल आप यदि कहते हैं कि गरीबी नीचे गई, गरीब नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो कभी आपने देखा है अपने तरफ कि इन सारे पॉलिसी के प्रति जिम्मेवार कौन है। यह देश कहां से आगे बढ़ा सर। आप यह समझें कि जब यह देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने, लाइसेंस परमिट कोटा राज। 1947 से लेके मोर और लेस 1990 तक सर इस देश ने लाइसेंस परमिट कोटा राज देखा। जो कांग्रेस के समर्थक लोग बिजनेसमैन थे, वही कार बना सकते थे, वही स्कूटर बना सकते थे। बिरला जी कार बनाएंगे, बजाज जी स्कूटर बनाएंगे, कोई जी सीमेंट बनाएंगे, कोई जी अखबार चलाएंगे। कभी आपने देश के अन्य लोगों के बारे में सोचा। यह देश लाइसेंस परमिट कोटा राज के बाद 2004 से लेकर 2014 तक, संजोग से उस बीच में मुझे भी संसद बनने का जो है मौका मिल गया, एक लूट राज में चला गया सर। एक तरफ 1947 से लेकर 1990 तक लाइसेंस परमिट कोटा राज, और 2004 से लेकर 2014 तक लूट राज। 2G 4G कोल जी, भाई जी, जीजा जी, जो भी है सर, लूट राज। आज क्या है सर, 2014 के बाद से 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं स्थापित हुआ, इस देश में राम राज्य स्थापित हुआ। यह परिवर्तन है सर। और इस परिवर्तन की मानसिकता क्या है सर। लगातार आज एक पेज का ऐड जो है सभी अखबारों में भरा पड़ा। कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने चलते चलते उसका रेफरेंस दिया सर, क्योंकि उनको सुनने की कैपेसिटी नहीं सर। आज एक पेज का कि साउथ का और नॉर्थ का डिवाइड। मैं इसको चूंकि इन चीजों को मैंने भोगा है सर। अंग्रेजों को जब यह लग गया सर कि इस देश पर वो बहुत दिन तक राज शासन नहीं कर सकता है, तो उसको दो राज्य ऐसे नजर आए जिसको कि उसने विभाजित करने का फैसला किया और अलग देश बन गया सर। आपको पता है कि बंगाल का और पंजाब का डिवीजन हुआ। चूंकि बंगाल, सभापति महोदय जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, हम और आप एक ही थे, हम लोग बंगाल के पार्ट थे। बंगाल इस देश में कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के पहले राजमहल में जो है आइसक्रीम की फैक्ट्री थी 16वीं शताब्दी में। हम लोग इतने विकसित थे, ढाका का मलमल था। पंजाब जो है पूरा का पूरा दुनिया को खिला रहा था। हमारे यहां उद्योग थे, धंधे थे, चाइना मिट्टी के थे, लेकिन उसने पार्टीशन कर दिया। आज एक देश बांग्लादेश बन गया, एक देश पाकिस्तान बन गया। इनको इतिहास नहीं पता है सर। ये कभी द्रविडियन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तमिल सबसे
पुरानी लैंग्वेज है सर, सब उसका सम्मान करते। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, किसको समस्या है सर? लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, इस देश को नहीं समझने के कारण, आज भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि मंदिर केवल कश्मीर में नहीं है, मंदिर तमिलनाडु में भी है, मंदिर कर्नाटक में भी, मंदिर केरल में भी है। किस भाषा में लोग पूजा कराते हैं सर? जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो पंडित आपको संस्कृत में ही श्लोक का उच्चारण करते हुए पूजा कराता है। यह देश है सर। इस देश में न कोई द्रविड़ है, न कोई आर्यन है, न कोई तमिल है, न कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है। यह देश एक है। चोला डायनेस्टी जब थी सर, उस चोला डायनेस्टी ने केवल यहीं नहीं, आज इस मालदीव की चर्चा होती है, लक्षद्वीप की चर्चा होती है, सिंगापुर की चर्चा होती है, कंबोडिया की, थाईलैंड की, वियतनाम की, कहीं की भी चर्चा हो सर, चोला डायनेस्टी ने भारत के सनातन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया। चोला डायनेस्टी साउथ की थी सर, उसने पैसा एजुकेशन पर खर्चा किया। अब नो कर रहे सर, उन्हीं के तमिलनाडु में चोला जो है डायनेस्टी 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक चल गई। 600 साल तक उन्होंने शासन किया सर। वो पल्लव वंश की बात नहीं करेंगे, वो चालुक्य वंश की बात नहीं करेंगे, वो चोला वंश की बात नहीं करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि इन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए काम किया। आज आप बात करते हैं नॉर्थ और साउथ डिवाइड की, मैं अभी डाटा मंगा के पढ़ रहा था सर। जितना पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला 15th फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के कारण, उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा तमिलनाडु को मिला, केरल को मिला, आंध्रा को मिला, तेलंगाना को मिला सर। कहां चले गए आप? आज का प्रश्न है सर, आज का प्रश्न है 600 बिलियन एफडीआई आया 2014 से लेके 2023-24 तक। वो एफडीआई देश के लिए आता है। साउथ की यदि समस्या, यदि नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग मानने लगे सर इस तरह से ये देश चलेगा। हम गरीब हैं सर, हम निर्धन हैं, हमारे लोग उनके यहां रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश को पता है कि 80-85% से ज्यादा माइंस झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है। क्या हमने कहा कि हम अमीर हैं? क्या हमने कहा कि साउथ इंडिया का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो, हम देश तोड़ देंगे? ये कौन सा आपदा में अवसर आप ढूंढने की बात करते हो? किस कांग्रेस मेंटेलिटी की बात करते हो? कोयला हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है, बॉक्साइट हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास नहीं है? सोना हमारे पास है, अबरक हमारे पास है। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई के लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं सर, उनका विकास हो। कहां का पैसा है? टाटा यदि टैक्स दे रहा है सर, किसका पैसा दे रहा है? यदि जमशेदपुर नहीं होता, झारखंड नहीं होता, टाटा नहीं होता। यदि पलामू नहीं होता, यदि एल्युमिनियम की फैक्ट्री जो है रांची की नहीं होती, मुरी की फैक्ट्री यदि नहीं होती सर, बिरला नहीं होता। आप हमारा कोयला ले जाके आंध्रा में पावर प्लांट लगाते हो, हमने कभी कहा? तमिलनाडु में पावर प्लांट लगाते हो, कभी कहा? इसीलिए नहीं कहा कि यह देश एक यूनाइटेड देश है। इस देश में गरीबों का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, नॉर्थ का विकास, साउथ का विकास, उत्तर का विकास, पूरब का विकास होगा। आज आप समझिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के कारण मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल साउथ इंडिया में बने सर। कोलकाता पोर्ट के खत्म हो जाने के बाद पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पोर्ट के खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके पास समुद्री प्रभाव है, जिसके कारण लोग, मैं ये कह रहा था सर, आज का प्रश्न है कि 600 बिलियन की एफडीआई आई। आपको आश्चर्य होगा सर कि उस 600 बिलियन की एफडीआई में, उस 600 बिलियन की एफडीआई में 450 बिलियन की एफडीआई या तो केरल गई, या तमिलनाडु गई, या वो कर्नाटक गई, या वो आंध्रा गई, वो तेलंगाना गई, वो महाराष्ट्र गई, वो गुजरात गई।
इसी 7 स्टेट में गए सर। वो एफडीआई भारत सरकार के कारण नहीं गया, भारत सरकार के नीतियों के कारण नहीं गया, मोदी जी की मजबूती के कारण नहीं गया, वित्त मंत्री की पॉलिसी के कारण नहीं गया। आज आपके यहां सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारे कारण नहीं गया। यदि आज आपके बच्चे, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को निकालती है तो भारत सरकार निकालती है सर। महीने का धक्का आसान करती है। क्या उस वक्त नॉर्थ और साउथ देखते हैं? आज इजराइल के युद्ध में मैक्सिमम साउथ इंडियन, यदि केरल में, मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या बात करते हो? ये देश और जो है एक यूनाइटेड पॉलिसी से चलता है सर। आज आप किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? क्या बंगाल की तरह, जिस तरह बंगाल का डिवीजन करके बांग्लादेश बन गया, क्या पंजाब का डिवीजन करके जिस तरह पाकिस्तान बन गया, आप ये नॉर्थ और साउथ का, यदि आप वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को सर, जनता यदि साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में मुस्लिम लीग का और पंजाब में जो है जिन्ना की पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था और कांग्रेस को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण देश को बांटना था, तो क्या आप वोट नहीं मिलने के कारण नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करोगे? क्या इसी तरह से देश चलाओगे? स्मॉल करेक्शन, पंजाब में जिन्ना की पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, उनका बढ़ोत नहीं हो रहा था। दूसरी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी बढ़ोत हो रहा था उस समय। थैंक यू सर। सर मिस्टर राजा, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। जब उनका समय आएगा वो बोलेंगे सर। निशिकांत जी, जब वो समय आएगा तो बोलेंगे सर आई एम नॉट यील्डिंग। निशिकांत जी, दूसरा सर, आप बोलिए। दूसरा सर, आप ये समझें, निशिकांत जी, सभापति महोदय, कांग्रेस ने अपनी पार्टी की बर्बादी के साथ, इस बर्बादी के साथ एक झूठ के जुमले का जो है काम स्टार्ट कर दिया सर। अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी सर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जो है बहुत चर्चा हुई सर। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है ये नमूना है सर कि किस तरह ये बहकावे में आकर देश को गुमराह कर रहे हैं कि 111 नंबर पर हम आ गए। हमने देखा सर कि कौन कौन सी नीतियों के कारण और किस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। आश्चर्य होगा उदासी साहब आपको कि जो कॉलम वर्ल्ड पोल हुआ भारत में, 140 करोड़ का देश है, यह देश को जानने वाला सवाल है सर। 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल 3000 लोगों के ऊपर पोल करके यह फैसला कर लिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पर आ गए। यह सैंपल साइज है सर 140 करोड़ में। जो उन्होंने डाटा लिया सर वो और भी अच्छा है सर। जैसे अभी शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसएसओ का जो है सर्वे नहीं हुआ है, जनसंख्या का सर्वे नहीं हुआ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सर। 2011 का यूपीए के सरकार के समय का जो है ये डाटा लेके सभापति महोदय 2011 का वो लोगों को, और उसमें भी सर्वे साइज कितना है, 1 लाख आदमी। 2011 में जो उन्होंने डाटा लिया वो 1 लाख आदमी का डाटा लिया सर। इसके बाद जो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात कही सर, वो डाटा उनका 2012 का है। 3000 लोगों को फोन कॉल करते हैं, 2011 का डाटा ले लेते हैं 1 लाख लोगों का, और एग्रीकल्चर में जो है 2012 का एक डाटा ले लेते हैं। अरे राम राज्य तो 2014 के बाद आया है। 2014 के बाद यदि आप कहते तो बात समझ में आती, देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? और यदि उन्हीं के आधार पर तय किया जाए तो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बड़े अथॉरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि भारत 48 नंबर पर है। इसके लिए माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं। उनके कारण जो है इस देश में गरीबी घटी। सर इस बजट की, अभी तक तो मैं बहकावे में था, इस बजट की कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं सर। सभापति महोदय, इस बजट में एक बड़ी अच्छी बात है जिसमें कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जनसंख्या और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन के लिए और
डेमोग्राफिक चेंज के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में मैं 2009 से चिल्ला रहा हूं कि हमारी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। हमारे जो जिले हैं उसमें एक समुदाय विशेष का जनसंख्या बढ़ रहा है। यह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? मैं अभी यात्रा को देख रहा था, काफी यात्रा को, कि एक कमेटी बनी है पॉपुलेशन पर, डेमोग्राफी पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तीसरा टर्म आएगा 370 हमारी केवल सीटें होंगी और 400 से ऊपर जब एनडीए पार होगा तो हम बड़े बड़े चीजें करेंगे। तो मुझे लगा कि क्या बड़ी चीजें हो सकती है और क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सर? हमारी क्या नीति है और यूपीए की क्या नीति है? हमने 2 बड़े यात्रा की। इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े यात्रा किए सर। एक यात्रा हुआ और दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी जिसमें सहभागी रहे, जिसमें प्रभावी रहे और जिन्होंने संकल्प से उस यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाया। वो 2 यात्रा क्या थी? एक यात्रा थी सोमनाथ से लेके अयोध्या। हमने कहा कि पुनर्जागरण होने की आवश्यकता है, जैसे सोमनाथ बना वैसे ही हम अयोध्या बनाएंगे। एक संकल्प था जिसको कि हमने सिद्धि में पहुंचाया और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। दूसरी यात्रा थी हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर, और हमने ये बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, कश्मीर में धारा 370 है, 35A है। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 370 खत्म करेंगे और दोनों संकल्प को हमने सिद्धि तक पहुंचाया। यह हमारी यात्रा का उद्देश्य था। इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? आपदा में अवसर ढूंढना सर। आपदा कहीं है तो उसको अवसर में कैसे तब्दील करो। मैं जनसंख्या पर, डेमोग्राफी पर बात कर रहा हूं जो इस बजट का पार्ट है। ध्यान से सुनिए। कोरोना में यदि आपदा आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अवसर ढूंढा। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचेंगे, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे जो 70 साल में आपने नहीं किए। देश को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने क्या किया? ये मणिपुर से शुरू करते। पूरे देश को यह पता है सर, मणिपुर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके बावजूद भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है इस कांग्रेस की, इसने आपदा में अवसर ढूंढा और मणिपुर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और कहां गया? गौरव गोगोई बहुत चिल्ला रहे हैं। आपने यात्रा का रूट क्या बनाया? आपने बरपेटा भेजा, नौगांव भेजा, धुबरी भेजा, हमारे यहां मालदा आया, मुर्शिदाबाद आया, किशनगंज आया, कटिहार आया, पूर्णिया आया, अररिया आया, किशनगंज आया, पाकुड़ आया, साहबगंज आया, गोड्डा आया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है सर। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए, इसी के लिए यह कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी सर, कि जनसंख्या को नियंत्रित ही नहीं करना है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारे जिले ऐसे हैं सर, एक मंदिर में नहीं गए। उन्होंने भूपेन हजारिका के यहां जाने का तोहमत नहीं उठाया। उन्होंने लाचित जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उसके यहां नहीं गए। बंगाल में शंकरदेव के यहां नहीं गए। हमारे यहां बिरसा मुंडा के यहां नहीं गए। लेकिन ये कहां गए? ये बांग्लादेशी मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, डेमोग्राफी कैसे होगी और कांग्रेस इस देश को कैसे तोड़ेगी, उसी यात्रा का ये उद्देश्य लेकर गए सर। और इनका मानसिकता क्या है सर? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है सर, कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। कल का क्या है वीडियो सर? कल का वीडियो इस देश को सोचने समझने और देखने का बात है और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। इस गांव में, हमारे गांव में, झारखंड के गांव में लोग जो है आज भी इतने गरीबी में जीते हैं कि वो अपने परिवार को यदि पालन पोषण कर लें तो बहुत है सर, कुत्ता नहीं पालते। कुत्ता को बिस्किट देते देते राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया सर। क्या यही देश है? क्या यही यात्रा है? ये कल का वीडियो जो है फॉलोअर है सर। क्या यही देश है सर? और इसी कारण से मैंने सर
मैं आपको बताऊं, इस देश में कुत्ते का बड़ा खेल है सर। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी सभापति महोदय, तेरी मेहरबानियां। तेरी मेहरबानियां में सभापति महोदय, वो जैकी श्रॉफ की बड़ी बड़ी फेमस फिल्म थी सर, कि उसमें जो है कुत्ता अपने मालिक के लिए मर जाता है। यहां उल्टा है सर, मालिक, यहां तो पीडी के कारण हेमंतो बिस्व शर्मा बाहर निकल गए सर, हेनरी के कारण एक महिला सांसद यहां से चली गई सर, और अब नूरी का इतना प्रभाव है सर कि कुत्ता का भोजन जो है आम आदमी को दे रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या डेमोग्राफी के लिए एक बड़ी अच्छी कमेटी जो है भारत सरकार लेकर आई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं सर। दूसरा सर, मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि एक कितने मेंबर हैं इनके? सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट वार। और सर बोलिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। 353 सर, मैं करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली I had to do it because 353 says no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. आदरणीय अभी जो उन्होंने राहुल गांधी जी के नहीं सुनिए, बोला सर, बोलने दीजिए सर, जो उन्होंने मानहानि कारक नहीं है, जो उन्होंने बोला है सर, वो पूरा गलत है, तथ्यजनक है, और हमको ये भी पूछना चाहिए कि ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं, ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं, वो छवि भी पूरे देश ने देखी है। तो देश को निशिकांत जी सर प्लीज सर, मैंने जो वीडियो देखा है, मैंने अपना डिसीजन दे चुके हैं। आप बोलिए, बजट पे बोलिए। बजट पर ही बोलते हैं सर। बजट का जो दूसरा विषय है सर, बिस्किट खत्म हो गया, कि 11 लाख, जिसके ऊपर की शशि थरूर जी का बड़ा टेंशन था सर, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ से ऊपर जो है भारत सरकार ने बजट पे रखा है। और उसमें 2-3 समस्याएं हैं सर, कि जब इनकी सरकार थी, और मैं आईबी की बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आया सर, कि 2014 और 2024 में क्या फर्क आया। आपको पता है सर कि लगभग हजारों एनजीओ ऐसे हैं, नहीं, ये आईबी की रिपोर्ट है सर, आईबी की रिपोर्ट है, और पब्लिक डोमेन में सर, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूं। नहीं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, गूगल पर, ये गूगल पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, ये गूगल पर मौजूद है सर। आप ये समझे पब्लिक डोमेन में सर, मैं कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं आया। 2014 की रिपोर्ट है, इनकी सरकार थी सर। उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ने एक बड़ा रोता हुआ जो है एक रिपोर्ट दिया सर, कि इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां जितने एफसीआरए लाइसेंस धारक, उनसे बड़ा प्यार है सर इनको। प्यार होने के कारण भी हैं कि न्यूज क्लिक वाला अरेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना एग्रीमेंट साइन कर लेती है सर, इनका है। जब यहां भारत में जो है डोकलाम में और कहां पूरा चिल्लाते रहते हैं, जब पूरा हंगामा चल रहा है चाइना के साथ, भूटान में जब वो घुस जाते हैं तो उनके राजदूत के साथ जो है इनके नेता को, नाम नहीं बोलूंगा सर नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सर युवराज को जो है परेशानी होती है तो वो चाइना के जो है एम्बेसडर के साथ मिल लेते हैं। तो इनकी जो सोच समझ है सर कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ ये खड़े हुए नजर आते। लेकिन आपको ये लगेगा सर कि 2 रिपोर्ट है, एक एमके नारायण की रिपोर्ट है जो उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स के बारे में कहा कि किस तरह से जो अपना स्टॉक मार्केट में जो चीजें आ रही उसमें से उनको लगता है कि टेरर का पैसा। और दूसरा ये आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी एफसीआरए लाइसेंस था सर, इनकी और भी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस है, तो उसमें इनको बड़ा समस्या होता है एफसीआरए को खत्म करने के लिए। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जिक्र कर रहे थे,
उसके ही 2-4 लोग जो है FCRI लाइसेंस, चाहे हर्ष मांदर हो चाहे रुना राय हो, जिनको कि उन्होंने NSC का मेंबर बनाते, NSC के मेंबर बने थे। मैं ऑन रिकॉर्ड, यदि भारत सरकार के आप पदाधिकारी रहिएगा तो उसके बारे में कहूंगा। ये सारे लोग जो है देश में जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास होना होता है वहां ये आंदोलन करते। इस कारण से कोल के खिलाफ हमारे यहां आंदोलन है, उस कारण से न्यूक्लियर के खिलाफ आंदोलन है, उसके कारण से लोगों को पीने का पानी और डैम के खिलाफ आंदोलन है, उसके खिलाफ रोड बनाने का आंदोलन है, उसके खिलाफ फैक्ट्री बनाने का आंदोलन है। ये पूरी IB की रिपोर्ट में कहा गया सर। और इनका क्या काम था? उस सारे रिपोर्ट पर सो जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि ये जितने सो कॉल्ड NGO हैं जो दुनिया में दूसरे देश से, आप ये समझिए कि मेरे यहां लोग मरे या जिए, इस कोरोना के बाद ये पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, दुनिया को समझने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जब कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, हम भी मर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। कोई हमारे नागरिक को या हम उसके नागरिक को लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तभी हम बचेंगे। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अमेरिका का फंडेड पैसा आ रहा है और हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहा है। आप मेधा पाटकर को इतना दिन तक बचाए रखे, बढ़ाए रखे, उसके कारण न गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा था, न राजस्थान के लोगों को पानी मिल रहा था, न मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिल रहा था। हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फैसला किया कि इंटरलिंकिंग को रिवर करना है, क्योंकि कई एक जगह ऐसा होता है कि बाढ़ हो जाता है, कई एक जगह सुखाड़ हो जाता है, और यदि दोनों नदियों को यदि हम जोड़ देंगे तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या से खत्म हो जाएंगे। आप ही के युवराज ने 2014 से 2004 से लेकर 2014 तक कहा कि यह पॉलिसी गलत है। आपके उस वक्त के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, जयराम रमेश ने, और उसी ग्रीन पीस मूवमेंट के आधार पर कहा, जिसको कि डच सरकार पैसा दे रही थी, जिसको यूरोपियन सरकार पैसा दे रही थी। ये सारी इस रिपोर्ट में जिक्र है। आपने इस देश को बेचने का काम किया है। और आज हम जब 11 लाख करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं, लोगों को गरीबी से निकालने की बात कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया PM गति शक्ति में देने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा MP यहां मौजूद नहीं है जिसको कि 4 लेन का नेशनल हाईवे नहीं मिले। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की प्रधानमंत्री आवास नहीं गया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की हर घर जल नल की काम नहीं चल रहा है। कोई ऐसा MP नहीं है जिसके लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला। यदि हम गरीबों की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा, चीजें ऐसे चलती रहेगी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, कांग्रेस ने जो झारखंड में ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में जितना पैसा खर्चा हुआ, कांग्रेस के MP के यहां 352 करोड़ रुपया पकड़ाया। उसी पैसे से ये यात्रा निकाली गई, क्योंकि वो उसका सांसद है। यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसका जवाब दे। आज यदि रेड हो रहा है सर, ये कह रहे हैं कि पूरा जो है CBI आ रही है, ED आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। क्यों नहीं आएगा सर? पैसा आ रहा है। आप ये देखें कि यदि मैं 2023-24 का जानने का बात है, 2023-24 में अभी 9 महीना ही हुआ सर, 1500 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया है और लगभग 1000 करोड़ का जेवर पकड़ाया। पैसा आप रख लीजिए, पैसा पकड़ा है। कोई ऐसा आदमी है जिसका बंगाल के यहां, बंगाल में रेड हुआ, कैश नहीं पकड़ाया? झारखंड में कांग्रेस के MP के यहां नहीं पकड़ाया? छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़ाया? तेलंगाना में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में नहीं पकड़ाया? कर्नाटक में तो चुनाव के समय में मौजूद था। और आप कहेंगे कि उस विकास के लिए हम पैसा लगाएंगे तो आप कहेंगे कि CBI, ED और इनकम टैक्स आ जाएगा। ये नहीं चलेगा। न खाएंगे न खाने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज देंगे। अभी आपने देखा कि ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, और आप मान के चलिए कि जिंदगी में चुनाव लड़ने काबिल नहीं होगा। इस देश में इलेक्शन कमीशन में जो आदमी हलफनामा में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताए, 105 प्रॉपर्टी है। मेरा केस है लोकपाल के यहां, और CBI ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा है 105 प्रॉपर्टी। न इलेक्शन कमीशन को कहा है सर, न इनकम टैक्स को कहा है। यदि आप चुनाव लड़ने जाते हैं, हम आप सभी चुनाव लड़ने जाते हैं सभापति महोदय,
सर मेरे ऊपर 42 केस है, मेरे ऊपर, मेरे मां के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। मैं सारे केस लड़कर आया हूं। आपकी तरह मुख्यमंत्री की तरह भगौड़ा नहीं था जो भाग गया। मैं सारे केस को लड़ रहा हूं। और ये 105 आप भ्रष्टाचारी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। सभापति महोदय, यह पहला उदाहरण नहीं है झारखंड और बिहार में कि कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद जेल गया। सर आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सर आदरणीय मधु कौड़ा जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सर ये राजा साहब और कनिमोजी जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सर आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मनमोहन सिंह जी माफी मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूं माफी मांग कि आपको बरी कर दिया कोर्ट में, लेकिन आपको मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने जेल भेजा। राजा जी आपके करुणानिधि को भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। हम तो आपके साथ हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन वो कांग्रेस को देखो, आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सर इस बजट में दो और महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात जो है छोटी छोटी बात करके जो है, मैंने बहुत समय ले लिया सर। दो बहुत बात है। एक बात है सर कि अध्यात्म से पर्यटन तक ये देश जो है वो सनातन देश है सर, और सनातन देश ये है। 35 मिनट्स हो गए, बस 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। केवल दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि ये देश महत्वपूर्ण है सर। इस देश में अध्यात्म एक बड़ी ताकत है। आज भी लोगों को रोजगार देने का साधन हमारे यहां जो रिलीजियस टूरिज्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है सर। लोग मेले में जाते थे, आपको ध्यान हो कि उस वक्त कॉलरा हो जाता था, लेकिन बरसों वर्षों तक इस भारत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कभी भी इस देश के जनमानस को टटोलने की या उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज इस बजट में चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हो, चाहे बनारस में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर बना हो, चाहे इस सरकार ने 29 और सिटीज को डेवलप करने का सवाल किया हो, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दशा और दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है सर जिसको कि भगवान के आगे सर नवाने में, झुकने में जो है बहुत फक्र महसूस होता है। एक उसके युवराज हैं, हमारे यहाँ मंदिर में गए सर, वो पटक पटक के जैसे लगता था कि वो पूरा का पूरा चौकी है सर। देवघर मंदिर में पूजा करते हुए देख लेंगे तो मुझे ही शर्म आता है कि क्यों गए। हमको तो भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। ये परिवर्तन है सर सोच का। आप सेकुलरिज्म करते रहिए, मुस्लिम अपीजमेंट करते रहिए। इस देश के लोगों को अध्यात्म में रुचि है और वो पर्यटन जो है आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना हो रही है। तीसरा अंतिम पॉइंट सर, अंतिम पॉइंट यह है कि इस बजट में एक अंतिम लास्ट, आपको अंग्रेजी आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या करिएगा, यही फर्क है। आप तमिल में बोलते अच्छा लगता, तेलुगु में बोलते अच्छा लगता, कन्नड़, मराठी, मलयालम में बोलते अच्छा लगता। किसने आपको अंग्रेजी सिखा दिया? अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। आप देखें कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के लोग यदि जाते हैं पेरिस तो वो जो है फ्रेंची बोलते हैं, वो दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं लोग। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप तमिलियन है, तमिल भाषा बोलिए। अंग्रेजी बोलकर आप तमिल हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन कर लूंगा मैं।
दूसरा सवाल है सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देश के बारे में नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, कल्चर के बारे में नहीं पता है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता है, मंदिर की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। अंतिम सवाल सर, अंतिम जो चीज है सर कि मध्यम वर्ग, सबसे यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बंबई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है, जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है। कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी, कम खाते हैं सर, और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद निशिकांत जी। तिरुदयानिधि मारन सर